अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जिसका नाम है ए सेल्युलर लाइफ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे और इसका नाम है ए सेल्युलर लाइफ। ए सेल्युलर लाइफ क्या है, इससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ को हर कोई अपनी तरीके से जो है डिफाइन करता है। जो शायर लोग होते हैं वो इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जो आलिम होते हैं वो इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के मुताबिक लाइफ क्या है, इसको हम बायोलॉजी की स्टेटमेंट से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जिंदगी क्या है। बायोलॉजी के मुताबिक जिंदगी खुसूसियात का एक ऐसा मजमूआ है जो कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करती है। किस तरह से, इसके दो डिफिनीशन हैं। फर्स्ट हम ये जो है फर्स्ट डिफिनीशन देख लेते हैं कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which can differentiate between living things and नॉन लिविंग थिंग्स। जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करती है। वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, तो इसकी हम सेकेंड डिफिनीशन में अब समझेंगे। वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खुसूसियत का मजमूआ क्या है कि लाइफ इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। किसी भी जानवर को अगर आप देख ले, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि ये व्हाइट बोर्ड जो है ये नॉन लिविंग है, या ये एक ह्यूमन की एग्जांपल है या कोई और ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें क्या करेक्टर आप देखते हैं कि ये आप उसके बेस पर आप कहते हैं कि ये चीज़ जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो फर्स्ट उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस। कोई भी जानवर जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जो करेक्टर है दैट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की अगर यहाँ पर हम डिफिनीशन करें सिंपल, तो ये है कि माहौल के साथ गैसों का तबादला, गैसियस एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट। रिस्पायरेशन के बाद फिर तीसरा जो करेक्टर है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आप खुराक जो है या फूड हासिल करें, उसको डाइजेस्ट करें, उसको एब्जॉर्ब करें, उससे जो है एनर्जी हासिल करें, तो इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर इसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपके बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, या टॉक्सिक ना भी हो लेकिन अपनी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन से वो बढ़ जाए, तो उसको आप एक्सक्रीट करते हैं। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में जो है सिर्फ जब आप यूरिनेशन करते हैं या स्टूल पास करते हैं, उसको सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं करते। जो स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है या जो ब्रीथिंग के जरिए जो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इससे भी आप जो है एक्सक्रीशन करते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। फिर जो करेक्टर है दैट इज सेंस। सेंस का मतलब है महसूस करना, किस चीज़ को। बाहर जो भी माहौल में तब्दीलियाँ आती है तो उसको सेंस करने की जो करेक्टर है दैट भी, ये भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी जब आप रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी चेंज को। फॉर एग्जांपल आप किसी रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो जैसे आप आगे बढ़ते साइड से कार आ जाती है तेज, तो आप डायरेक्टली पीछे हट जाते हैं। ये जो गाड़ी तेज आई है, इससे ये जो है
चेंज हुआ, तो इससे आपने जो है इसको सेंस इरिटेबिलिटी, जब आप पीछे हट गए आपने एक रिस्पॉन्स दिया, खुद को बचा लिया, तो दैट इज इरिटेबिलिटी। इसके बाद जो करेक्टर दैट इज ग्रोथ, ये जो है अपने बॉडी के साइज में इंक्रीज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ जो है बायोलॉजिकल ग्रोथ का डिफिनीशन ये है कि ये कुछ टाइम बाद जब ये ग्रोथ हो जाए तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, दैट इज इरिवर्सिबल। और यहां पर देखिए इसके बाद एक दूसरा करेक्टर है दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेकिन सेल्फ ड्रिवन। ये करेक्टर जो है नॉन लिविंग थिंग के भी अंदर होती है, जैसे गाड़ी वगैरह है। तो सेल्फ ड्रिवन का मतलब ये है कि आप फूड ले लें, उसको डाइजेस्ट करें, उसको एब्जॉर्ब करें, फिर वो टिश्यूज और सेल्स की तरफ चला जाए, और उससे वहाँ पर जो है एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बाद उससे एनर्जी हासिल होती है, और इस एनर्जी को यूज करके जब आप लोकोमोशन और मूवमेंट करें तो दैट इज सेल्फ ड्रिवन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। और लोकोमोशन और मूवमेंट में ये डिफरेंस है, लोकोमोशन जब आप अपनी पूरे बॉडी को चेंज करें, ये एनिमल में होता है ज्यादातर, और प्लांट में मूवमेंट होता है, एनिमल में दोनों होते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। और प्लांट में जो है सिर्फ मूवमेंट, यानी आप किसी अपने ऑर्गन को हिला या कोई अपने पोजीशन उसका चेंज करे, सो दैट इज मूवमेंट। इसमें पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये लिस्ट जो है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई, फिर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन लोगों ने एक्सटेंड में प्रेजेंट किया, वो स्टेटमेंट क्या था, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन, कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ था, वो चीजें उसमें है। वो चैप्टर नंबर 1 में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो वो स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स is made up of one। तमाम जानदार जो है या ये एक खुलिये से बने होंगे, जिसको आप यूनिसेल्युलर कहते हैं। वन सेल और मोर सेल्स, या एक सेल से बने होंगे या मोर सेल्स यानी बहुत ज्यादा खुलियों से, जिसको आप मल्टीसेल्युलर कहते हैं, दैट इज मल्टीसेल्युलर। तो बस ये बात जो है फिक्स हो गई कि जिस ऑर्गेनिज्म या जिस ऑब्जेक्ट में सेल्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, कंसिडर करेंगे लिविंग, और जिसके अंदर सेल नहीं हो तो उसको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। तो इसका एक एक्सेप्शन है, जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है। ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज ए सेल्यूलर लाइफ का यहाँ पर मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसकी मीनिंग को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग of a cellular life? A cellular life is basically a Greek word. ग्रीक जो है यूनानी जुबान है, उसको हम ग्रीक कहते हैं। ये यूनानी जुबान का अल्फाज है, देखिए दैट इज ग्रीक वर्ड, जिसमें ए का मतलब है, इस ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, सेल्यूलर का मतलब है सेल पार्ट्स, सेल का मतलब है सेल पार्ट्स, और लाइफ का मतलब है बॉडीज या इसको आप पार्टिकल्स भी कहते हैं। यानी ऐसी बॉडीज या पार्टिकल्स जिसके अंदर सेल पार्ट्स एब्सेंट हो तो उसको हम एसेल्यूलर लाइफ कंसिडर करते हैं। तो इसकी हम डिस्क्रिप्शन अभी करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है छोटी सी वजाहत, और फर्स्ट वी कैन डिस्कस इट डायग्रामेटिकली। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सबसे जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होता है या कवरिंग होती है जो कि नॉन लिविंग है,
उस और रिजिड, दैट इज सेल वॉल। ये हम पार्ट्स ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज सेल वॉल। दूसरा जो कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और इसके यहाँ पर सेंटर में एक दूसरा तीसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पर नहीं होता, वो थोड़ा पेरिफेरल पोजीशन में होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन ड्रॉ इट इन द सेंटर। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस याद रखें कि जिस तरह से सेल के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इस तरह से न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है आउटर सरफेस पर, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो फ्लूइडी पोर्शन होता है, और उसके साथ साथ इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स या स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो इन सब को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल दिस इज द लिक्विड पोर्शन, जेली लाइक सब्सटेंसेस, और इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दैट इज साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस नहीं है, ना ही इसमें सेल मेम्ब्रेन शामिल है, सिर्फ ये रीजन, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं। अगर न्यूक्लियस इसमें शामिल हो जाए तब इसको हम साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात पार्ट्स ऑफ सेल। तो ये पार्ट्स जो है इन पार्टिकल्स या बॉडीज में एब्सेंट होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एसिड लाइफ कहते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन यानी छोटी सी वजाहत हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन। तो इसकी मीनिंग से है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम निकालते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है छोटी सी वजाहत। सो दोस पार्टिकल्स आर बॉडीज, those particles are bodies which do not have, जिसमें क्या ना हो सेल पार्ट्स। तो अगर सेल वॉल ना हो किसी भी सेल में, तो उस सेल को कोई भी फर्क जो है नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दैट इज नॉन लिविंग। इसका कंसेप्ट भी है कि रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सारे जितने भी सेल्स हैं उन सबको। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब में से अगर कोई किसी एक को भी मैं निकाल लूँ तो ये सेल जो है ये खत्म हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो तीनों है दैट इज एसेंशियल लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पर अगर सेल वॉल लिखना चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहिए तो भी ठीक है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। विच डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जिसके अंदर ये सारी चीजें ना हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स, such type of particles or bodies is called a cellular lives। इस तरह के जो पार्टिकल्स या बॉडीज है उसको आप क्या कहते हैं, ए सेलुलर लाइफ कहते हैं। अब इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे ए सेलुलर लाइफ में। ए सेलुलर लाइफ में हम क्या पढ़ते हैं, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द वायरस। इस चैप्टर में फर्स्ट क्या है, वायरस है। फिर वायराइड्स और प्रियंस। याद है कि ये तीनों जो है दैट इज द एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वो भी है कंसिक्वेंसेस भी है कि ये जो है लिविंग है या नॉन लिविंग, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी, क्योंकि सेल थ्योरी के इस पॉइंट में क्या कहा है बायोलॉजिस्ट ने, क्या कहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एक या बहुत ज्यादा खुलियों से बने होंगे, सेल से बने होंगे, लेकिन ये जो है इसके अंदर सेल पार्ट्स ही नहीं है, तो सेल क्या होगा, ठीक है। एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले
कौन सा टॉपिक है? दैट इज वायरस। वायरस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि वायरस क्या चीज़ है। व्हाट इज वायरस? सो वायरस की अगर हम लिटरल मीनिंग करें, लफ्जी मानी, तो वो क्या है? मीनिंग क्या है इसकी? वायरस जो है दैट इज बेसिकली द लैटिन वर्ड। वायरस क्या है? लैटिन जुबान का लफ्ज है और जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड का मतलब क्या है? कि ये जहरीला मादा है। क्या है? जहरीला मादा। तो ये जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है वायरस, और इसका जो मतलब है वो क्या है? पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला मादा, पॉइजनस फ्लूइड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मीनिंग के बाद हम डिटेल हिस्ट्री ऑफ वायरस को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ वायरस के बारे में अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वायरस क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ वायरस जो है ये 1884 से स्टार्ट होती है। बिफोर 1884, 1884 से पहले की बात है। 1884 से पहले साइंटिस्ट का ये बिलीफ था कि बैक्टीरिया जो है ये वो छोटा और डेंजरस पार्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की बीमारियां जो है वो लगाता है। ये साइंटिस्ट का बिलीफ था 1884 से पहले। Scientists believe that before 1884, scientists believed that bacteria is dangerous particle which can cause severe diseases, जो कि सख्त किस्म की बीमारियां जो है वो लगाता है। दैट इज बैक्टीरिया। वायरस के बारे में पता नहीं था इनको। ठीक है, फिर 1884 में, ये 1884 से पहले की बात। फिर 1884 में ये देखिए, इन 1884 में क्या हुआ? 1884 में साइंटिस्ट ने जो है ऑब्जर्व किया एक कंडीशन टोबैको प्लांट में, जिसको नाम इन लोगों ने दिया था टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इन लोगों ने, इसलिए सब जो है हैरान हो गए कि ये कौन सा डिजीज है और ये किस वजह से लगता है। ठीक है, सो इन 1884, और उस डिजीज का नाम इन लोगों ने क्या रखा था? टोबैको मोज़ेक डिजीज, क्योंकि टोबैको प्लांट के ऊपर ये लगता है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिजीजेस। पुजल का मतलब है हैरान करना। पुजल मेनी साइंटिस्ट्स, बहुत ज्यादा साइंसदानों को इसने हैरान किया, और उसमें किस किस का नाम आता है? डॉक्टर कोच एंड लुइस पास्चर। लुइस पास्चर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें ये दो बड़े नाम हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो इन साइंसदानों में इन लोगों को भी हैरान किया था इस डिजीज ने। तो इसके बाद बात करते हैं 1885 की। फिर इन 1885, 1885 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था चैम्बरलैंड। चैम्बरलैंड ने क्या किया? चैम्बरलैंड प्रिपेयर filter paper which is made up of penicillin clay। चिम्बरलैंड ने पेनिसिलिन क्ले, खास किस्म की मिट्टी है, इससे एक फिल्टर पेपर बनाया इस तरह से। इसमें छोटे छोटे पोर्स है, और इस फिल्टर पेपर की एक खासियत है कि कोई भी बैक्टीरिया जो है इससे क्रॉस नहीं हो सकता, फिल्टर नहीं हो सकता, ये इसमें एंट्रैप हो जाते हैं इन छोटे छोटे पोर्स में। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? नो बैक्टीरिया कैन क्रॉस थ्रू इट।
कोई भी बैक्टीरिया जो है इससे क्रॉस नहीं हो सकता। तो ये 1885 की बात हुई। फिर 1892 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था, इन 1892 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने चैम्बरलाइन का फिल्टर पेपर यूज करके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसको अब फर्स्ट जो है हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको हम थियोरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। इवानोव्स्की परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, किस तरह का एक्सपेरिमेंट, और फिल्टर पेपर के थ्रू उसने किया था, चैम्बरलाइन का जो फिल्टर पेपर है। इसने क्या किया, इन्फेक्टेड टोबैको, एक इन्फेक्टेड टोबैको जिसमें TMD यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज लग चुका था, तो उससे लीव्स काटे। फॉर एग्जांपल ये इन्फेक्टेड है, ये लीव्स इसने काट लिया और इसको ग्राइंड किया और उसको जूस में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जांपल ये अभी एक वेसल में इसने डाल लिया, ये क्या है, ये जूस है। अब इस जूस को इसने क्या किया, इस जूस को इसने फिल्टर्ड किया थ्रू दिस फिल्टर पेपर, ताकि अगर इसमें कोई बैक्टीरिया हो तो वो इसमें इंट्रैप हो जाए, फंस जाए, ठीक है। अब ये जब फिल्टर्ड हुआ तो इसको दोबारा एक वेसल में डाला। अब ये फिल्टर्ड जूस है, फिल्टर्ड, दिस इज फिल्टर्ड जूस। इस फिल्टर्ड जूस को इसने लिया और हेल्दी टोबैको के ऊपर रब किया, रब का मतलब मल लिया इसके ऊपर, दैट इज हेल्दी टोबैको। और ये जो है इसके लीव्स के ऊपर कोई भी इंफेक्शन नहीं है, लेकिन इसने रब किया इसके ऊपर फॉर आफ्टर अ व्हाइल, फॉर सम जो है कुछ देर बाद क्या हुआ, ये भी इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ बोल रहे कि इन्फेक्शन लग चुका था इसमें। तो ये हैरान हो गया क्योंकि ये तो बैक्टीरिया को तो इसने फिल्टर पेपर ने इंट्रैक्ट किया, तो ये कोई और पार्टिकल है। इसको पता लग गया कि ये कोई और पार्टिकल है, लेकिन इस पार्टिकल को इसने नाम क्या दिया, फिल्टरेबल सब्सटेंसेस। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। यहाँ पर अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पॉइंट लिख लेते हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट को हम वहाँ पर थ्योरेटिकली लिख लेंगे, ठीक है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि फॉर्मल नेम फॉर वायरस इज, फॉर्मल नेम फॉर वायरस इज, फॉर्मल का मतलब है पुराना या पहला नाम, फॉर्मल नेम फॉर वायरस इज, तो वो क्या था, फिल्टरेबल सब्सटेंसेस। और इस फिल्टरेबल सब्सटेंस को बाद में फिर नाम पड़ा कि ये TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस। सो अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए कि फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड इज, फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड इज, तो क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। वो क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। फिर तीसरा जो पॉइंट है कि फर्स्ट वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की इन 1892 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वायरस को इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इवानोव्स्की से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं किस चीज़ की, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है डायग्रामेटिकली या एक्सप्लेन किया है, दैट इज डायग्राम, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं, थ्योरेटिकल, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में। इवानोव्स्की मेक जूसेस ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स, क्या किया, इवानोव्स्की मेक जूस ऑफ इन्फेक्टेड
टोबैको प्लांट्स लीव्स। इनफैक्ट टोबैको प्लांट की लीव्स का पहले जूस बनाया इसने, फिर जूस को क्या किया, ही रब्ड दिस जूस ऑन हेल्दी टोबैको लीव्स। हेल्दी टोबैको जो प्लांट है उसके लीव्स के ऊपर रब किया। तो कुछ देर बाद ये डिजीज भी उन जो प्लांट है उनमें भी ट्रांसमिट हो गया। क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया। आफ्टर सम टाइम these leaves या plant also get infected। ये जो डिजीज है इनमें भी ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई तकरीबन 1892 की। अब इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, 1898 की। यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज की, 1898 की। इन 1898 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेजरेनिक। बेजरेनिक एक साइंटिस्ट था जिसने सेम एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया, लेकिन शीप्स में, एनिमल्स में। ठीक है, शीप्स में एक खास किस्म का डिजीज था उस वक्त, फुट एंड माउथ डिजीज। तो उन जो फुट और माउथ से इसने क्या लिया, स्पेसिमेन लिया और लेबोरेटरी में वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो इसको भी वही कंक्लूजन मिला जो कि इवानोस्की को मिला। ठीक है, बेजरेनिक आल्सो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन शीप डिजीज, और उस डिजीज का नाम क्या था, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज। तो ये 1898 की बात हुई। फिर ये जो 19th सेंचुरी है ये खत्म हुई, 20th सेंचुरी जो है स्टार्ट हो गई। तो 20th सेंचुरी में जो फर्स्ट साइंटिस्ट को हम डिस्कस करेंगे दैट इज इन 1931 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट रस्का। अर्नेस्ट रस्का ने क्या किया, ही फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप which uses the beam or flow of electron for the image formation। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बीम या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करता है इमेज की फॉर्मेशन के लिए, और कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज किया जाता है इमेज की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टच दे देता हूँ कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेसिमेन है। माइक्रोस्कोप में आप जिस चीज को भी स्टडी करते हैं तो उसको आप स्पेसिमेन कहते हैं। और यहां से इलेक्ट्रॉन गन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, और इस ऑब्जेक्ट से, याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट होकर जाते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन। और यहां से पेनिट्रेट होकर यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होते हैं और इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, लेकिन ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमने बात की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर आज, यहाँ पर मैं अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पेसिमेन। यहाँ पर इसके ऊपर जो है लाइट पड़ती है, और लाइट जब यहाँ पर पड़ती है तो ये लाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ पर एक लेंस होगा
और इस लेंस के थ्रू यहाँ आप इसको देखते हैं। इसके साथ कोई कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट नहीं होता, बस सिर्फ जो है आप लेंस के थ्रू इसको देख सकते हैं अपने आंखों से, ठीक है। जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे जो टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं, इनमें दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं, एक इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और दूसरा इसका ट्रांसपेरेंट नेचर। माइक्रोस्कोप के जरिए तो आप मैग्नीफाई कर लेंगे इसको, लेकिन इसका जो ट्रांसपेरेंट नेचर है इसके लिए अलग टेक्निक यूज होता है जिसको आप स्टैनिंग कहते हैं। स्टैनिंग एक टेक्निक है जिसमें आप बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कलर देते हैं फॉर स्टडी पर्पसेस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप वो टेक्निक भी यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और डिफरेंस भी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें जो पिक्चर आता है दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट। जो ज्यादातर लोग बुक्स में पिक्चर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के होते हैं, और ये जो कलर होते हैं दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 1931 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट रस्का। अर्नेस्ट रस्का डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसने डिस्कवर किया अर्नेस्ट रस्का ने 1931 के बाद। क्या हुआ फिर? ये 1931 की बात है, ठीक है। फिर 1935 में एक साइंटिस्ट आया, बस दो ही साइंटिस्ट रहे थे इसकी हिस्ट्री में। 1935 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टैनली। स्टैनली ने क्या किया? स्टैनली ने स्टडी किया फिल्टरेबल सब्सटेंसेस यानी वायरस को। किसके थ्रू? अंडर दो चीजों के थ्रू। फर्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी मैंने आपको बताया इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको क्या अपीयरेंस नजर आई? सिल्वर क्रिस्टल की तरह, जो स्टील का कलर होता है ना, इस तरह से एक कंटिन्यूस एक स्ट्रक्चर इसको नजर आया स्टील की तरह, सिल्वर की तरह। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी अपीयरेंस क्या कैसे नजर आई? अपीयरेंस दैट इज रॉड शेप क्रिस्टल, इस तरह से नजर आए, देखिए एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर की तरह। तो ये स्टैनली ने स्टडी की थी फिल्टरेबल सब्सटेंसेस की, और स्टैनली ने एक दूसरा काम भी किया था। स्टैनली ने फिल्टरेबल सब्सटेंसेस को वायरस का नाम स्टैनली ने दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टैनली coined the term virus for filterable substances। filterable substances को वायरस का नाम किसने दिया था? स्टैनली ने 1935 की। अब बात करते हैं 1941 की। 1941 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बाल्टीमोर। बाल्टीमोर ने प्रेजेंट किया शेप ऑफ वायरसेस को। शेप ऑफ वायरसेस को इसने डिस्कस किया था। तो इसको अब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ते हैं प्लीज? तीन तरह की शेप इसने डिस्कस की है। शेप ऑफ वायरस की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर, तो फर्स्ट जो शेप है दैट इज रॉड शेप वायरस। रॉड शेप वायरस का मतलब ये कि इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ इस तरह से रॉड शेप वायरस। सेकंड नंबर पर जो शेप है दैट इज राउंड शेप वायरस। राउंड शेप वायरस दैट इज राउंड शेप वायरस। राउंड शेप वायरस का मतलब ये है कि ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, देखिए
इस तरह से। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेडपोल। टेडपोल इज द लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस एंड फ्रॉग्स। जो फ्रॉग्स के छोटे छोटे बच्चे अगर आपने देखे होंगे तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर एक हेड नजर आता है और उसके साथ टेल अटैच होता है जो कि स्विम करते हैं वाटर में, छोटे जो होते हैं। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, देखिए इसके साथ इस तरह से एक हेड होता है और एक टेल, ह्यूमन स्पर्म की तरह, ठीक है। अगर इसका डायग्राम में थोड़ा और ठीक तरीके से ड्रॉ करूं तो इस तरह का एक हेड होता है जिसको आप कैप्सिड भी कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ से टेल एराइज होता है इस तरह से, और जहां पर टेल खत्म हो जाए तो वहां से टेल फाइबर्स निकलते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरियोफाज का होता है। बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में। तो ये बात हो गई शेप ऑफ वायरस की। अब इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, इंट्रोडक्शन टू वायरस की बात करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वायरस। वायरस क्या है? अब ये हिस्ट्री जो है यहाँ पर खत्म हो गई। इंट्रोडक्शन टू वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस इज बेसिकली, वायरस इज एसिडर का मतलब अभी आपको पता है कि ए का मतलब है एब्सेंट और सिलर का मतलब है सेल पार्ट्स। वायरस इज एसिडर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, अब पैरासाइट क्या है फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं यहां पर, रफ वर्क। पैरासाइट बेसिकली, पैरासाइट है क्या, क्या चीज है ये पैरासाइट? पैरासाइट में कुछ प्रॉपर्टीज है, जिस भी चीज में ये प्रॉपर्टीज हो तो आप उसको क्या कह सकते हैं, पैरासाइट। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी जो है दैट इज देयर लाइव्स ऑन अदर। ये दूसरे पर इन्हिसार करते हैं रहने या जिंदा रहने के लिए, आप कह सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए इसलिए कि होस्ट सेल के अंदर ये डिवाइड होता है, ठीक है। दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट, टेक फूड फ्रॉम होस्ट। अपने होस्ट, होस्ट का मतलब ये कि किसी सेल के अंदर ये रहे तो ये उसके लिए होस्ट बन जाता है। They take food from host। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है, they cause diseases to host। होस्ट में ये डिजीज लगा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरासाइट। ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरासाइट है ये। अब पैरासाइट की कुछ टाइप्स है, ऑब्लिगेट को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पैरासाइट की टाइप्स है, फिर इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एक होता है इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, और इसको आप कहते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर पैरासाइट। इसको अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल। ये क्या है, ये एक सेल है। ये क्या है, सेल है। अगर सेल के अंदर पैरासाइट रहे तो इसको आप इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कहते हैं, और ये जो पैरासाइट है इसको आप ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट एसिडर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो सेल के अंदर रहे उसको आप क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ये जो है बहुत ज्यादा डिजीज की वजह जो है ये यही वायरस बनता है। और एक है एक्स्ट्रासेल्युलर पैरासाइट। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, यहाँ सेल मैंने अंदर लिखा है, पैरासाइट इस सेल के बाहर हो तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप एक्स्ट्रासेल्युलर पैरासाइट कहते हैं। तो ये इस इंट्रोडक्शन को समझने के लिए कि पैरासाइट क्या है और फिर ऑब्लिगेट क्या है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वायरस का, जो चीज कॉमन है हम इसमें वो डिस्कस करेंगे।
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको हम समझते हैं। वायरस में लाजमन जो है प्रोटीन लाजमन होगा इसके स्ट्रक्चर में, और न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड क्या है, दैट इज हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को या करेक्टर्स को ट्रांसमिट करे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये ट्रांसमिट करता है। न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर दो चीजें आती है, एक डीएनए और एक आरएनए, लेकिन वायरस के अंदर याद रखिए तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहते हैं, दैट इज नॉट अ सेल मेम्ब्रेन, इसको आप प्रोटीन कोट कहते हैं। ये क्या है, प्रोटीन कोट, और इस प्रोटीन कोट के अंदर फॉर एग्जांपल ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर अगर हो, डबल स्ट्रैंडेड, तो इसको आप क्या कहते हैं, डीएनए। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का। अब एक दूसरा डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ इसी तरह से, इसमें भी क्या है, प्रोटीन कोड है, और इस प्रोटीन कोड के अंदर सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप आरएनए कहते हैं। तो ये भी वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं, फिर इस डिफिनीशन से हम इस स्ट्रक्चर से हम डिफिनीशन निकालेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूं यहां पर। फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज viruses must have प्रोटीन, वायरस के अंदर लाजमन प्रोटीन होगा। दूसरी जो बात है दैट इज इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होगा, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं हो सकते। अब यहां पर देखिए वायरस किस चीज से बना है, न्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन से, इसलिए वायरस को हम न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। वायरस इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, इसको आप न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है दैट इज, यहाँ पर देखिए इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन जिस वायरस के अंदर डीएनए होगा तो उसको आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रो वायरस। डीएनए containing virus is called डिक्स्ट्रोवायरस, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप डिक्स्ट्रोवायरस कहते हैं। और आरएनए containing virus is called रेट्रोवायरस, इसको आप रेट्रोवायरस कहते हैं। So these are the important points in the basic structure of virus. तो इससे हम एक डिफिनीशन निकालते हैं, सिंपल डिफिनीशन। के यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन है और इसके अंदर क्या इंक्लोज है, डीएनए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट इज डीएनए enclosed in protein is called protein coat is called virus। ये दूसरा डिफिनीशन, ये क्या है, आरएनए और किस चीज के अंदर enclosed है, प्रोटीन कोट। तो आरएनए enclosed in protein is called retrovirus। नहीं सॉरी, ये जो है वायरस वो हम डिस्कस किया, ठीक है।
इस आरएनए अगर जिस प्रोटीन के अंदर इंक्लोज्ड हो तो उसको आप क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। डीएनए जिस प्रोटीन कोड के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो इसको आप क्या कहते हैं, वायरस। दोनों का ये डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, क्या चीज हम डिस्कस करेंगे अभी, साइज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। So what is the size of virus? Size of virus की बात करते हैं। So it can vary, ranges from 20 nanometer to 200 nanometer तक इसका साइज हो सकता है। 20 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। अगर बैक्टीरिया के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो बैक्टीरिया से ये 10 to 100 टाइम्स छोटा है, साइज में ही छोटा है इससे। क्या है, 100 to 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम्स क्या है, स्मॉलर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है, स्मॉलेस्ट वायरस दैट इज पैरवो वायरस, और जो लार्जेस्ट वायरस है दैट इज, वो कौन सा है, दैट इज पॉक्स वायरस, दैट इज पॉक्स वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस क्या है, पैरवो वायरस, और लार्जेस्ट वायरस क्या है, पॉक्स वायरस। अब इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, स्टेटस ऑफ वायरस की, कि वायरस को हम लिविंग के कंसिडर करते हैं या नॉन लिविंग। स्टेटस ऑफ वायरस, तो फर्स्ट इज लिविंग, इसको आप लिविंग क्यों कहते हैं, और सेकंड इज नॉन लिविंग। फर्स्ट इज लिविंग और सेकंड क्या है, नॉन लिविंग है। तो लिविंग में क्या क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट दे कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन होस्ट सेल के अंदर ये क्या है, रिप्रोड्यूस, अपने नस्ल को बढ़ाते हैं। सेकंड इज म्यूटेशन, इसमें होती है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर एंट्री करता है तो इसका स्ट्रक्चर एक होता है, लेकिन जब ये वहाँ पर कॉपीज बनाता है, अपनी रिप्लिकास बनाता है, तो उसके स्ट्रक्चर में फिर डिफरेंस होता है। तो इसलिए इसका म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है दैट इज दे कैन कॉज इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन का क्या मतलब है, इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल किसी भी जो डिजीज का कोई एजेंट हो तो उसकी नस्ल में इजाफा हो और वो पहले आपके बॉडी में स्प्रेड हो एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्फेक्शन का मतलब है रिप्रोडक्शन प्लस स्प्रेड ऑफ द वायरस। यहाँ पर हम वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी होती है। नॉन लिविंग में और एक और भी है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, या डीएनए या आरएनए। इसकी वजह से ये आपकी सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी फिर एग्जांपल हम लेंगे बैक्टीरियोफाज जब हम डिस्कस करेंगे, या कोई और वायरस, तो उसमें हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी वायरस की। तो सबसे पहले क्या है कि इट कैन बी स्टोर्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी केमिकल्स को स्टोर करते हैं किसी बोतल में रखकर, महीनों आप इसको रखें तो इसको कुछ नहीं होगा। ये वही क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है, जब आप इसको होस्ट सेल में डाल दें तो ये अपनी एक्टिविटीज दोबारा स्टार्ट करेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है,
it does not have specialized या प्रॉपर सेल पार्ट्स इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर नो रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें खुद से नहीं कर सकता, ये जितने भी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट पेश किया इसके लिए कि ये जो बहस है ये खत्म हो जाए। तो उन लोगों ने क्या कहा कि वायरस इज बेसिकली, वायरस इज नॉन लिविंग पार्टिकल non-living particles with living properties। यानी वायरसेस जो है ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स है, लेकिन इसके अंदर कुछ खुसूसियात जो है लिविंग वाली है, इसलिए इसको आप बस ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस। बस ये जो है लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस में। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस। तो इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस जो है कंपैरिजन करते हैं इसका बैक्टीरिया के साथ, तो कि बैक्टीरिया से कितना डेंजरस है, बैक्टीरिया डेंजरस है या वायरस। तो फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि अपनी कॉपीज बनाता है, नस्ल को बढ़ाते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया। रेप्लिकेशन टाइम फॉर बैक्टीरिया इज 20 मिनट्स। जब ये सेल के अंदर एंट्री करे तब, सेल के अंदर एंट्री करे फिर जो है ये अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, तो उसमें 20 मिनट्स लगते हैं। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस जो है इसका रेप्लिकेशन टाइम कितना है, दैट इज 70 सेकेंड, ठीक है। अब रेप्लिकेशन के बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि डैमेज कितना करते हैं सेल को। तो बैक्टीरिया जो है डैमेज सेल इन 180 मिनट्स में ये सेल को डैमेज करता है। और वायरस जो है ये डिस्ट्रॉय सेल, ये जब ये अपना काम निकलवा ले तो ये अगर सेल को खत्म करना चाहे तो इसमें 10 सेकेंड लगते हैं, इन 10 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक लेक्चर अबाउट द एसिड लाइफ और वायरस की हमने इसमें इंट्रोडक्शन भी की। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में वायरस की क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले जो है बैक्टीरियोफाज है। थैंक यू।